दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके भारतीय भवन के बुक में, उन सभी का डिस्कशन हमारे स्टूडेंट के साथ और हमारे कोचिंग में किए जाएंगे। आप अच्छी तरह से देखिए और अंत तक ले देखिए। तो देखिए, फर्स्ट आपका जो चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ, तो ये चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, इसका मैं आंसर एक स्टूडेंट को बुलाता हूं और उनसे पूछता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए। तो चलिए, रितेश कुमार शर्मा इनका नाम होगा। ठीक है, तो चलिए इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्लास 9th यस, तो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो इनसे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये कैसे आंसर बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इनसे हम बिना ऑप्शन के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ये इनको हम कोई भी ऑप्शन नहीं देंगे, ये विदाउट ऑप्शन के आंसर देंगे। ठीक है, तो तैयार है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सही है। ठंडा की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। हाँ, तो जब वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो क्या बताइएगा? ठंडक बताइएगा। ओके। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है? संघनन कहलाता है। सही है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। सही है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? अंतरानुक बल कहलाता है। ये भी सही है। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाते हैं क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। तो चलिए आगे क्वेश्चन इनसे पूछते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि बर्फ जल से हल्का। हाँ, बर्फ क्या होता है भाई? तो जल से हल्का होता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि 100 डिग्री सी ताप पर केल्विन में मान होता है? 373.15। हाँ, 373.15 होता है। अगला बताइए कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? उच्च ताप होता है। सही है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सही बताया इन्होंने। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं? विलंब से। हाँ, विलंब से सूखते हैं। आर्द्र वायु में गीले कपड़े जो होते हैं विलंब से सूखते हैं। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? हाँ, तो बढ़ जाता है। तो चलिए इनका हमने इनसे फर्स्ट चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे पूछा, तो इन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया। इनके लिए ताली बजाइए। चलिए आप अपने सीट पे बैठ जाइए। तो अब देखिए हम सेकेंड स्टूडेंट को बुलाते हैं जो ये दूसरी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आप आइए। ये आपका पार्ट 2 का यानी कि चैप्टर 2 का पदार्थ का वर्गीकरण जो चैप्टर है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसका ये आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आपका क्या नाम है? प्रकाश कुमार। हाँ, क्लास 9th। हाँ, 9th क्लास में ये पढ़ते हैं। प्रकाश कुमार है। तो चलिए इनसे हम आपको परिचय करा दिए कि इनका नाम प्रकाश कुमार है, ये क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और इनसे हम क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन आप बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन तत्व है? आर्सेनिक। हाँ, बहुत अच्छा, आर्सेनिक है। अब बताइए कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? कागज। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? संगमरमर। ये भी बहुत अच्छा, संगमरमर है। निम्नलिखित में कौन धातु है? आयरन। हाँ, ये भी बहुत अच्छा, ये आयरन है धातु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? बारूद। हाँ, बारूद है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? कौन विलयन है? सोडा। हाँ, सोडा वाटर। बहुत अच्छा। बताइए कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? जल का जमना। हाँ, जल का जमना जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कोयले का जलना। कोयले का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। खारिया है। यौगिक। हाँ, तो खारिया क्या होता है भाई? और यौगिक होता है।
अगला क्वेश्चन बताइए कि रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? निर्वन। निलंबन। क्या है भाई? तो निलंबन होता है, उदाहरण इसका है। आगे बताइए कि कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों में से गमन करना क्या कहलाती है? हाँ, तो ब्राउनी गति कहलाती है। ये भी इनका आंसर करेक्ट हुआ। अगला एक लास्ट बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? स्टार्च का विलयन। हाँ, स्टार्च का विलयन ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो इन लोगों इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। सेकंड चैप्टर का भी बहुत बेहतर तरीका से इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताया है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड स्टूडेंट को हम बुलाते हैं और उनसे भी थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। बैठ जाइए। तो चलिए ये थर्ड स्टूडेंट को हमने बुलाया और इनसे पूछेंगे तीसरी चैप्टर का सॉल्यूशन बताएंगे। ये तीसरी चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं उसका ये आंसर बताएंगे। जैसे तीसरी चैप्टर का नाम है आपका परमाणु, अणु और आयन। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं इनका ये जवाब बताएंगी। ठीक है, तो चलिए आपका क्या नाम हुआ? नैना कुमारी इनका नाम हुआ। तो ये नैना कुमारी हैं और क्लास 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो चलिए ये तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आप पहला का जवाब बताइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? स्थिर अनुपात का नियम। हाँ, तो स्थिर अनुपात के नियम ये सही आंसर हुआ इनका। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है? डाल्टन। सही है। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। ये भी सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? आर्गन रहता है। ये भी इनका राइट आंसर है। आगे बताइए कि एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? 6.0222 मल्टीप्लाई 10 के पावर। हाँ, यानी 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ये जो होता है एवोगाड्रो संख्या का स्थिरांक मान होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है आपका कि मानक रूप मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.41। हाँ, 22.41 होता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। ठीक है, और 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितना होगी? 2 होगी। ये भी बात सही है इनका। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणु अणु है? SO3 चतुष्परमाणु अणु को दर्शाता है। ये भी बात सही है। आगे बताइए कि किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है? क्या कहलाती है? परमाणुकता। क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3 होती है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र C2H4O2 है, तो इसका सरल सूत्र क्या होगा? हाँ, CH2O। तो इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। तैयार किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इन्होंने भी अच्छी तरह से बताया। ठीक है, अब हम लोग 4 चैप्टर में आते हैं। तो 4 चैप्टर में परमाणु संरचना से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जवाब हम अगले नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाते हैं और उनसे जवाब पूछते हैं। तो चलिए आइए। तो चलिए हमने नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाए और ये चौथे स्टूडेंट हैं। इनसे पहले पूछते हैं कि इनका क्या नाम है और किस क्लास में। अपना नाम बताइए। गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार, ये है गुड्डू कुमार, क्लास 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। ये 4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे। तो चलिए, तो हम इनसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो इन्होंने सही जवाब बताया, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरणों में विद्यमान होता है? आवेश तथा द्रव्यमान दोनों। हाँ, आवेश तथा द्रव्यमान दोनों उपस्थित रहते हैं यानी विद्यमान रहते हैं। निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन। हाँ, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। कक्षों के ऊर्जा स्तर
क्या होते हैं? नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। नाभिक से दूर जाने पर कक्षों के ऊर्जा स्तर क्या होते हैं भाई? तो बढ़ते हैं। आगे बताइए कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है 2n²। हाँ 2n² जो होता है ये सूत्र बताया गया है कि एक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा दर्शाया जाता है। अल्फा कण किस में विद्यमान होता है? अल्फा कण किस में विद्यमान होता है? तो हीलियम के नाभिक में। कहाँ जी? हीलियम नाभिक में अल्फा कण किस में विद्यमान होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में, याद रखिएगा। ओके, अल्फा कण किसके समान होता है? हाँ तो अल्फा कण जो होता है किसके समान होते हैं? तो हीलियम नाभिक होते हैं ना, उसके समान होते हैं। याद रखिएगा कि अल्फा कण किसके समान होते हैं? तो हीलियम नाभिक के समान होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन कि एक परमाणु पर कुल आवेश -1 है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 37 होगी। ये भी बहुत अच्छा बताया इन्होंने। अगला क्वेश्चन बताइए कि परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है? के होती है। ये भी सही है। और किस कक्षा के या सेल में इलेक्ट्रॉन के सबसे कम संख्या होती है? के की होती है। ये भी इन्होंने सही जवाब बताया। आगे बताइए कि इनमें कौन अक्रिय गैस है? जेनन। इनमें कौन अक्रिय गैस है भाई? तो जेनन कहिएगा, ठीक है, जेनन। तो इन्होंने 4 चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव को नहीं बताया, तो इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए आप लोग। हम 5 चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जवाब पूछेंगे। तो चलिए हम 5वें स्टूडेंट को बुलाते हैं। चलिए आ जाइए। तो आप अपना नाम बताइए। हाँ, युवराज सिंह। और क्लास 9th क्लास के ये स्टूडेंट है। चलिए इनसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? वायु। ये भी सही आंसर है इनका। निम्नलिखित में कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकता है? ओजोन। ये भी सही है इनका। पृथ्वी तल का जल क्षेत्र क्या कहलाता है? जलमंडल। ये भी सही है इनका आंसर। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। ये भी सही है आंसर। वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटाया जाना क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित शरीर करता? अगला क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधों को उगाया है क्या कहलाती है? मिट्टी। पृथ्वी के ऊपरी सतह जहाँ पे पेड़ पौधे उगे हुए रहते हैं, उगाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? मिट्टी कहलाते हैं। किन आयनों के द्वारा जल खारा होता है? मैग्नीशियम के कारण। सही है। ओजोन परत के ह्रास में मुख्य प्रदूषक क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्लास्टिक जो है मृदा प्रदूषण का ये मुख्य कारण है। कहीं भी जहाँ भी खेतों में अगर प्लास्टिक पड़ जाता है वहाँ पे अगर कोई भी पौधा लगाइएगा प्लास्टिक के ऊपर नहीं उपजेगा, अच्छा फसल नहीं होगा, पैदावार भी अच्छा नहीं होगा, उगवे ही नहीं करेगा। ठीक है। आप अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सीसा किस प्रकार का प्रदूषक है? वायु प्रदूषक। कौन सा है जी? वायु प्रदूषक। किस गैस के प्रभाव से ताप जो होता है ताजमहल को खतरा है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका ये ऐसा गैस है जिससे ताजमहल को खतरा है। अगला क्वेश्चन बताइए कि किन गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है? सल्फर के ऑक्साइड। तो सल्फर के ऑक्साइड जो है आपका अम्ल वर्षा होती है इसी के कारण। आगे बताइएगा कि ओजोन छिद्र से क्या होता है? किरणों को धरती पर पहुंचाना। ये ओजोन छिद्र जो होता है, अगर ओजोन में छिद्र हो जाएगा तो पराबैंगनी विकिरण जो होगा वो पृथ्वी की सतह पर आएगा, बहुत सारा रोग हो सकता है। ये ओजोन का क्षेत्र जो होता है हम लोगों को सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। तो चलिए इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। तो
तो देखिए हमारे कुछ स्टूडेंट से हमने आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जिनका जवाब इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बताया। ठीक है, तो इस तरह से आगे भी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे। और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग जाने और देखें और इस तरह से प्रश्नों का उत्तर जाने। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।